नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम व्यंजन वर्ण की क्लास को आगे बढ़ाते हुए द्विगुण व्यंजन का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम द्विगुण व्यंजन के अर्थ को समझते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि द्विगुण द्विगुण अर्थात दो गुणों वाला। अब दो गुणों से यहाँ पर तात्पर्य क्या है? पहला जो गुण है वो बनावट है और दूसरा जो गुण है उसका क्या है? आवाज है। तो बनावट के स्तर पर अगर हम देखें तो संस्कृत के मूल जो व्यंजन है, संस्कृत के जो मूल व्यंजन है कौन कौन से हैं? ड और ढ के नीचे जब हम तल बिंदु लगा देते हैं इस तरीके से तो इन्हीं को हिंदी व्याकरण में द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं को हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अब यदि हम आवाज के स्तर पर बात करें तो बोलते समय क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो जीभ जो होता है वो झटके से नीचे आता है, नीचे की ओर आता है, जिससे एक नई ध्वनि उत्पन्न होती है। और वो ध्वनि किसकी होती है? अड़ा और अड़हा की होती है, अर्थात किसकी होती है? द्विगुण व्यंजन की होती है। किसकी होती है? तो द्विगुण व्यंजन की होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम द्विगुण व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख के भीतर उच्चारण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है? तो चलिए इनको देखते हैं। जब हम द्विगुण व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जीभ पीछे की ओर मुड़ती है, उसके बाद वो मूर्धा को स्पर्श करती है, इसके बाद जीभ झटके से नीचे हटती है, अर्थात नीचे की ओर आती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। और वो ध्वनि किसकी होती है? अड़ा और अड़हा की होती है, अर्थात ये किसकी ध्वनि होती है? तो व्यंजन द्विगुण व्यंजन की ध्वनि होती है। और इस तरह से हम द्विगुण व्यंजन का क्या कर पाते हैं? उच्चारण कर पाते हैं। अब हम द्विगुण व्यंजन के एक तथ्य के बारे में देखते हैं कि द्विगुण व्यंजन को उच्छिष्ट व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले उच्छिष्ट का अर्थ देखते हैं। उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है? कि उछाला हुआ या झटके से बाहर फेंका हुआ, अर्थात जिसमें ध्वनि जो है वो मुख से झटके के साथ क्या होती है? बाहर निकलती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। आइए इन्हें अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर वाला जो भाग है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ऊपरी जबड़ा है। निचला वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये क्या है? निचला जबड़ा है। और ये जो बीच वाला भाग है ये क्या है? जीभ है। और ये जो आगे जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, दो भागों में कटा हुआ, ये क्या है? मूर्धा है और ये तालु है। क्योंकि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो मूर्धा है, अतः हम केवल मूर्धा के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। तो होता ये है दोस्तों कि जब हम द्विगुण व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है। इस तरीके से ऊपर की ओर ये जाने का प्रयास करता है, अर्थात मूर्धा की ओर जाने का प्रयास करता है। उसके बाद ये क्या करता है? मूर्धा को स्पर्श कर लेता है। इस तरीके से जब हम द्विगुण व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ये मूर्धा को क्या करता है? मूर्धा को स्पर्श करता है। उसके बाद क्या होता है कि ये स्पर्श करने के बाद जो जीभ है वो झटके के साथ, ये जो जीभ है वो क्या होता है? झटके के साथ, झटके से नीचे आता है।
अर्थात जीभ अपनी किस में आ जाती है, सामान्य स्थिति में आ जाती है। जीभ अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाती है और इस तरीके से हम किसका उच्चारण कर पाते हैं, द्विगुण व्यंजन का उच्चारण कर पाते हैं। द्विगुण व्यंजन का उच्चारण कर पाते हैं। कौन कौन से होते हैं, अड़ा और अढ़ा, इनका हम क्या कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम द्विगुण व्यंजन के एक और अन्य तथ्य को देखते हैं कि प्रश्न ये आता है कि अढ़ा और अढ़ा शब्दों के प्रारंभ में क्यों नहीं आते। तो अगर इसका हम कारण देखें तो हम पाते हैं कि जो ध्वनि होती है वो ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो झटके के साथ होता है। अर्थात जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वो झटके के साथ उस ध्वनि का उच्चारण करना पड़ता है और पूर्व ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है उच्चारण करने हेतु। यही कारण है कि जो अड़ा और अढ़ा जो है वो मध्य में या अंत में प्रयोग किए जाते हैं, प्रारंभ में नहीं। यदि हम इनको उदाहरण से समझना चाहे तो हम इनको इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर इसको हम सामान्य पढ़े बिना तल बिंदु के तो ये डमरू इनका उच्चारण होगा और इनको बिना तल बिंदु के पढ़े तो ये ढोलक इनका उच्चारण होगा। लेकिन यदि हम इसमें तल बिंदु लगा दें ड में तो ये क्या हो जाएगा, अढ़ा हो जाएगा। तो अढ़ा मरु पढ़ना कठिन है, इनका उच्चारण कठिन है। उसी प्रकार अढ़ाउलक पढ़ना भी इनका क्या है, कठिन है। अर्थात इन दोनों के उच्चारण में हमें कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं, चाहे वो डमरू हो चाहे वो ढोलक हो। इन दोनों के उच्चारण में हमें क्या मिल रहा है, कठिनाई देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि मध्य में ये कैसे आता है या मध्य में इनका उच्चारण कैसे होता है। तो एक शब्द लेते हैं जैसे कि लड़का। यदि अगर हम इनका अब उच्चारण करते हैं, लड़का शब्द का उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पर जो ल की जो ध्वनि है, ल की जो ध्वनि है वो सहायता करेगी अड़ा को उच्चारण प्रदान करने के लिए। अड़ा को जो उच्चारण प्रदान करने के लिए इनको क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। यदि हम लड़का बोलते हैं तो ल की जो ध्वनि होती है वो अड़ा के पूर्व आती है, पहले आ जाती है, पूर्व में आकर इनको अड़ा को उच्चारण प्रदान करती है और हम लड़का बोल पाते हैं। इसी प्रकार अगला हम अगर शब्द देखें पढ़ाई, जैसे कि, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प की जो ध्वनि है, प की जो ध्वनि है वो अढ़ा के पहले आकर इनको क्या कर रहा है, इनको उच्चारण प्रदान कर रहा है। अढ़ा के पूर्व आकर क्या कर रहा है, अढ़ा को उच्चारण प्रदान कर रहा है, जिसके कारण हम पढ़ाई जो एक शब्द है इनका आसानी से क्या कर पा रहे हैं, उच्चारण कर पा रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम अंत में देखें कि अंत में ये कैसे हमें देखने को मिलता है या उच्चारण कैसे प्रदान करता है अंत में प्रयोग होकर, तो उदाहरण के लिए हम एक शब्द लेते हैं पेड़। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पेड़ जो शब्द है उसमें पे की जो ध्वनि है वो क्या हो रही है, पहले आ रही है, आ के पहले आकर उनको क्या कर रही है, पूर्व आकर उच्चारण प्रदान कर रही है अड़ा को, और हम पेड़ शब्द बोल पा रहे हैं आसानी से। इसी प्रकार एक शब्द और लेते हैं ओढ़। ओढ़ शब्द में जो ओ है, ओ की ध्वनि जो है वो पहले आ रही है
और अढ़ा को उच्चारण करने में सहायता कर रही है, अर्थात इसके पूर्व आकर अढ़ा को उच्चारण करने में सहयोग कर रही है। इस तरीके से हमें अड़ा और अढ़ा शब्द का अंतिम में प्रयोग देखने को मिल रहा है, जैसे कि पेड़ हो गया, ओढ़ हो गया, इन शब्दों में इनका क्या हो रहा है, अंतिम में प्रयोग हो रहा है, ताकि हम इन शब्दों को आसानी से क्या कर सके, उच्चारित कर सके। यही कारण है कि अड़ा और अढ़ा शब्दों के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किए जाते या शब्दों के प्रारंभ में नहीं आते, बल्कि मध्य में और अंत में प्रयोग किए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि द्विगुण व्यंजन के विभिन्न तथ्यों को आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।